दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पति पहले से ही एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन फिर भी उसकी शादी उस सीधी सादी लड़की से कर दी जाती है और बाद में इस ज़बरदस्ती के रिश्ते का इतना भयानक अंजाम होता है कि सुनते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर भी किस्मत अच्छी न थी, क्योंकि बाबा शादी से पहले किसी लड़की को चाहते थे और उसी को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते थे, मगर उस लड़की के घर वालों ने उनका रिश्ता रद्द कर दिया। तब दादी ने बेटे की शादी अपने दूर पार के रिश्तेदारों में कर दी और यूं मेरी माँ उनकी बहू बन गई। शादी तो हो गई, मगर बाबा के दिल में तो कोई और बसी थी। उन्होंने अपनी दुल्हन को दिल से स्वीकार न किया। माँ और भाइयों के दबाव से मन मारकर कुछ साल पत्नी के साथ गुजार दिए, मगर अपनी पहली मोहब्बत को भूल ना पाए। उस लड़की से जिसका नाम नंदनी था, वो अक्सर छुप छुप कर मिलते रहते थे। एक दिन जमाने की परवाह किए बगैर बाबा ने चुपके से नया घर माँ के नाम कराने के बहाने तलाक के कागजात पर साइन करा लिए। माँ बेचारी इतनी सीधी थी कि दादी यानी अपने सास के कहने पर पुलिस थाने तक भी ना गई और दादी ने माँ को उस घर में रोक रखा। माँ ने भी यही सोचा कि कहाँ जाऊंगी, माँ बाप तो कोई थे नहीं, भाई अपनी अपनी पत्नियों के ही होकर रह गए थे। फिर बाबा की पहली मोहब्बत यानी नंदनी, दोनों ने मिलकर कोर्ट मैरिज कर ली। नंदनी के बाबा और भाई को इस तरह अपनी लड़की के घर से भागकर शादी करने का बहुत रंज था और वो मेरे बाबा से बदला लेने की सोच रखते थे। 2 बार उनके सालों ने चाकू से वार भी किए जब भी वो कहीं रास्ते में उनको मिल जाते थे, लेकिन ईश्वर ने बचा लिया। अब बाबा को हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता था कि जरूर नंदनी के भाई किसी दिन उनसे बदला लेकर रहेंगे। इसी खौफ की वजह से नौकरी छोड़ नंदनी को लेकर किसी अनजान शहर में जा बसे। अब सिर्फ कभी कभी दादी से खुफिया तरीके से बात कर लेते थे, बाकी किसी से नाता ना रखा। ये भी ना सोचे कि उनके बच्चे भी हैं। भला माँ से ही नाता तोड़ा था, उन्होंने दादी के सिवा किसी से कोई वास्ता ना रखा। माँ बेचारी अपने जेठ की मोहताज हो गई। मेरे ताऊजी एक शरीफ और सज्जन इंसान थे। जब उन्होंने भाई की औलाद को भूख से बिलखते देखा तो परेशान रहने लगे। एक मामूली सी नौकरी थी और कम तनख्वाह में 2 परिवारों का गुजारा मुश्किल था। तभी नौकरी को छोड़ और पत्नी के जेवर बेचकर वो विदेश जाने की कोशिश में लग गए। ताई जी नहीं चाहती थी कि कमाने की खातिर वो विदेश जाए। वो लड़ झगड़ कर मायके चली गई। ताऊ जी के ससुर और सालों उनको समझाने आए, मगर ताऊ जी फिर भी ना माने तो उन्होंने बात को इतना बढ़ा दिया कि नौबत तलाक तक पहुंचा। यूं ताऊ जी ने तलाक ले ली और हमारी खातिर ताऊ जी का बसा बसाया घर बर्बाद हो गया। उनके 3 बच्चे थे, वो भी ताऊ जी मेरी माँ के हवाले कर दिए। हम 3 बहन भाई और माँ यानी 4 सदस्य का खर्चा ताऊ जी के जिम्मे था। दादी भी जिंदा थी, उन्होंने किसी बेटे को अलहदा रहने की इजाज़त ना दी। कहते हैं कि धीरेन्द्र ताऊ जी की नीयत अच्छी थी। विदेश जाते ही उनको अच्छा रोजगार मिल गया और खूब कमाने लगे। वो हर महीने की 1 तारीख को माँ को पैसे भेजने लगे। वो घर की बड़ी थी, सारे कुनबे का खर्चा वही चलाती थी। हमें खबर न थी हमारा पापा कहाँ है और किस हाल में है। हम तो बच्चे थे, माँ की गमों को महसूस जरूर करते थे। उन दिनों मेरी उम्र 6-7 साल हो गई थी और मेरा भाई रोहित मुझसे सिर्फ 1 साल और 2 महीने बड़ा था। वो कुछ लापरवाह सा था, मगर मैं काफ़ी समझदार और जिम्मेदार थी। हालात को जल्द समझ लेती थी। राफ्ता राफ्ता मुझको माँ का दुख समझ में आने लगा और मैं उनसे ज़्यादा करीब हो गई। मम्मी को तो अपने मायके वालों की भी सपोर्ट हासिल न थी। वो सिर्फ इस उम्मीद पर ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो हमको संभाल लेगा। हमारे लिए दादी का इस उम्र में ज़िंदा होना ऊपर वाले का बहुत बड़ा इनाम था,
कि हम उनके फैमिली सिस्टम के साथ बंधे हुए थे। खाना एक जगह पकता और सबको एक साथ मिलता था। 2 चाचा और भी थे, वो भी अपनी आमदनी दादी के हाथ पर रखते और ताऊ जी भी हर महीने पैसे भेजते रहते। दादी बहुत देखभाल और इंतजाम से घर चलाती थी। हर किसी को ज़रूरत के हिसाब से ही जेब खर्च मिलता था और सबके कपड़े बराबर प्राइस में ही खरीदे और सिलवाए जाते। यूँ कह लो कि बाप के होने ना होने का एहसास ही हमको नहीं हुआ कि ज़रूरत की हर चीज़ हमें मिलती थी। किसी किस्म की तंगी न थी। बस माँ को ये एहसास ज़रूर सताता था कि वो और उनके बच्चे पति की नहीं बल्कि जेठ और देवरों की कमाई पर पल रहे हैं। बाबा ने कभी हम बच्चों की जिम्मेदारी का जिम्मा नहीं लिया और न कभी मिलने आए। पत्नी को तलाक देने के बाद ताऊ जी ने अब दूसरी शादी ना की। हर बार जब छुट्टी पर आते दादी जरूर कहती, धीरेन्द्र बेटा अब तुम दोबारा से शादी करके घर बसा लो। मेरी जिंदगी के कितने दिन रह गए हैं, तुमको घर बसाना देखना चाहती हूँ। मगर ताऊ जी हर बार यही कहते कि माँ कुछ और ठहर जाओ, मुझ पर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, थोड़ी रकम और जमा कर लूँ तो हो जाएगी शादी भी। ताऊ जी इस बार आए। दादी ने अपने रिश्तेदारों में एक खूबसूरत और कम उम्र की लड़की से उनकी शादी करा दी। शादी के बाद ताऊ जी अपनी नई दुल्हन के साथ सिर्फ 1 महीना रह सके कि छुट्टी खत्म हो गई तो वापस विदेश चले गए। ताऊ जी के जाने के बाद ताई जी सपना बहुत उदास रहने लगी। उन दिनों में 8वीं और रोहित 10वीं में था। ज़रूरत की हर चीज़ सपना ताई मेरे भाई से मंगवाती थी और रोहित के साथ खूब बातें करती क्योंकि मेरा भाई बहुत बातूनी था। रोहित की कंपनी से ताई का दिल बहलता रहता था, मगर सपना को ताई बुलाने से झिझक आती थी क्योंकि उनकी उम्र 18-19 साल थी और ताई कहना उन पर जचता न था। मैं तो उनको सपना कहकर ही बुलाती थी, जबकि रोहित सिर्फ सपना और कभी सपना ताई भी कह देता, लेकिन कहने पर वो बुरा मान लेती। तुम्हारा ये ताई बुलाना मुझ पर जचता नहीं है, तुम लोग मुझको सिर्फ सपना ही कहकर बुला सकते हो। जब सपना का दिल तन्हाई से घबराता वो मुझे और रोहित को अपने कमरे में बुला लेती। मेरा मसला ये था कि मुझको ज़्यादा बातें करना पसंद न था। स्कूल से आकर माँ के साथ काम करती और फिर पढ़ने बैठ जाती, जबकि रोहित निकम्मा और लापरवाह किस्म का बातूनी लड़का, जिसको पढ़ने से ज़्यादा इधर उधर फिरने और वक्त बर्बाद करने से काम था। बस उसकी सपना ताई से बन गई और वो घंटों उनके कमरे में बैठा रहता, हर वक्त अपना वक्त बर्बाद करता रहता। माँ भी उसको कुछ न कहती कि कहीं सपना बुरा न मान जाए। वक्त यूं ही गुजरता रहा। किसी तरह भाई ने मैट्रिक पास कर लिया। अब वो कॉलेज जाने से भी जी चुराने लगा, आए रोज छुट्टी कर लेता। आखिरकार उसने कॉलेज को छोड़ दिया क्योंकि उसको पढ़ाई से दिलचस्पी थी ही नहीं। अब उसका सारा वक्त सपना ताई के कमरे में गुजरता, उनके साथ हंसता बोलता, जिससे उसका भी जी बहल जाता था। उन्हीं दिनों बुआ जी की शादी हुई। ताऊ जी शादी पर दुबई से आए, लेकिन छुट्टी खत्म होते ही वापस चले गए क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी। अगर बगैर छुट्टी के रुकते तो नौकरी चली जाती। रोहित उस वक्त कच्चे जहन का नासमझ लड़का था। बाप का हाथ सर पर ना था, इसलिए खुद ही सर हो गया था। माँ का कहना नहीं मानता था, सिर्फ ताऊ जी की ही लिहाज था। चाचा यूं भी उसको कुछ ना कहते कि महसूस ना कर लें कि बाप मौजूद नहीं है तो चाचा डांटते और टोकते हैं। चाचा सुबह ऑफिस चले जाते, इसलिए घर में सामान भी रोहित ही लाता और बाकी वक्त सपना ताई के कमरे में ही गुजारता। उनके कमरे में नया नया टीवी था जिसमें ज़्यादा चैनल आते थे। वहाँ टीवी देखता या फिर सपना को नई नई बॉलीवुड फिल्मों की सीडी ला कर देता और दोनों फिल्में देखकर वक्त पास करते। दादी नई नवेली बहू को कुछ न कहते कि दुल्हन बगैर दूल्हे का ससुराल में रह रही है, उसका जी बहल रहे। किसी को खबर न थी कि सपना की शादी से पहले किसी और लड़के से जान पहचान थी। वो लड़का आवारा किस्म का था और उनके मोहल्ले का था।
सपना के बाबा उनको नापसंद करते थे। ताऊ जी होते तो शायद उनकी दुल्हन की हिम्मत ना होती। अब तो तन्हाई की मुसाफिर थी। मेरे भाई के साथ दोस्ती बनाकर उन्होंने उनको अपना हमदर्द बना लिया, जिसका किसी को पता भी ना चल सका। रोहित भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से उनके घेरे में आ गया। उसको खूब रुपया पैसा जेब खर्च देकर अपनी तरफ कर लिया। वो बेवकूफ़ भी ताऊ जी से गद्दारी करके सपना का राजदार बन गया। अब सौदा लाने के बहाने रोहित को जहाँ भेजते तो वो हुक्म की गुलाम की तरह दौड़ा जाता। समझते कि ताई जी का काम है, ये ना करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन कौन जानता था कि ये शातिर लड़की इससे क्या काम ले रही है। सभी ये समझते कि चलो दुल्हन का जी बहलता रहता है, रोहित से हंस बोल लेती है तो कोई बात नहीं। दादी उसको बहुत चाहती थी। वो दादी की जान था, उसकी हर बात मानती और हर फरमाइश पूरी करती थी। यूँ उसका मिजाज बिगड़ गया। माँ की वो कोई बात नहीं मानता, जिसकी वजह से माँ परेशान रहती थी। जब दादी का स्वर्गवास हो गया तो मंझले चाचा की पत्नी ने अलहदा घर में रहने की ख्वाहिश कर डाली। वो पत्नी को लेकर अलग हो गया। उस पर छोटी चाची ने भी ख्वाहिश की कि आंगन के बीचों बीच दीवार उठाकर हमको भी अलहदा करो ताकि सुकून से रहें। अब आधा घर दीवार के इधर, आधे में हम और सपना ताई रह गए। ताई सपना का बस न चलता था कि वो भी अलहदा हो जाए, मगर अकेले होने की वजह से साथ रहने पर मजबूर थी। इतनी ख्वाहिश जरूर की कि आंगन के आधे हिस्से में दीवार होनी चाहिए और दरवाज़ा भी बना दो कि आना जाना रहे और घर एक ही मालूम हो। उन्होंने किचन भी एक रहने दिया ताकि मेरी माँ और हम बहनें ही खाना पकाएं और वो किचन के बखेरे में ना पड़ें। माँ ने सपना की बात मान ली, क्योंकि घर में कमाता तो उनका पति ही था और हम उनकी कमाई खाते थे। माँ को हर हाल में अपनी जेठानी को खुश रखना था। सपना की जेब खर्च की रकम हर महीने ताऊ जी उनको अलहदा भिजवा देते थे। ये रकम वो जैसी चाहे खर्च करती। अच्छी खासी रकम हर महीने मिल जाती तो रोहित को भी ऐश करा देती। जो चीज़ वो चाहता दिलवा देती। दादी के मृत्यु के बाद उनका कमरा रोहित को मिल गया। कमरा सपना ताई के कमरे के साथ ही था। माँ ने सपना से कहा कि मुझे अकेले सोने से डर लगता है, रोहित रात को मेरे कमरे में सोया करे तो मुझे डर न लगेगा। माँ ने भाई से कहा कि तुम अपनी ताई की तरफ जाकर सो जाया करो। शादी के बाद सपना काफ़ी दिलेर और आज़ाद ख्याल हो गई। पति के बाद सास के होने ना होने से उसे और भी आज़ादी मिल गई। मेरे भाई को भी लालच देकर उसने अपनी तरफ कर रखा था। वो किसी न किसी बहाने अब रोहित के साथ घर से बाहर जाने लगी, कभी शॉपिंग के लिए बाजार और कभी किसी सहेली के घर का कहकर। माँ उससे डरती थी कि कुछ कहा तो कहीं अपने पति को हमारी शिकायत ना लिख दें। उससे ये हुआ कि रोहित भी सपना का गुलाम बन गया और हमारे हाथों से निकल गया। एक दिन चोरों का बहाना बनाकर सपना ताई ने आधी आधी उठी आंगन वाली दीवार को भी ऊंचा करके अपने हिस्से को पूरी तरह से हमसे बंद कर दिया। और मेरा भाई जो लालची और खुद गर्ज हो चुका था, वो भी हमेशा के लिए उनकी तरफ वाले हिस्से में जा बसा। हमको इस बात का बहुत एहसास हुआ कि रोहित हमको छोड़कर सपना ताई की तरफ चला गया है। बेशक वो अकेली थी, मगर हम भी तो अकेले थे। घर में मर्द तो सिर्फ भाई ही था। हमारी तरफ भी आता था, मगर जैसे पहाड़ों के उस पार की तरह आंखों से ओझल हो चुका था। सपना ताई उसकी जेब में अच्छी खासी रकम डालती रहती। यही नहीं, अच्छे कपड़े और खाने की और भी बहुत सी चीज़ें देती। तो रोहित उधर का ही होकर रह गया। मेरी माँ की उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। अब लोग सपना और रोहित के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी। हमारे बाप का तो पता नहीं था। हम सब रोहित के सहारे और उम्मीद पर जी रहे थे। वो भी हमसे दूर हो गया। उसको माँ का तो क्या, मोहल्ले वालों की भी शर्म ना रही कि वो कैसी कैसी बातें बनाते हैं। अपने ताऊ जी को भी भूल गया कि
जिन्होंने हमारी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसके बारे में ताऊ जी को कुछ लिखने से भी मजबूर थी। इधर सपना की हौसले बढ़ते जा रहे थे। वो अब घर में आज़ाद थी। अपनी आरज़ू को पूरा करने की खातिर वो रोहित को साथ लिए फिरती और वो नादान ताई की चालों का खिलौना बना हुआ था। आखिरकार मंझले चाचा ने इस राज का खोज लगा लिया। जब मोहल्ले वालों ने आकर उनको होशियार किया तो उनको तहकीकात करने की लगी। जब मालूम हुआ कि सपना अपने मोहल्ले के किसी लड़के से मिलती है जिसको वो शादी से पहले पसंद करती थी। एक दिन मंझले चाचा ने सपना को उसी नौजवान के साथ सिनेमा हॉल से निकलते देख लिया, जबकि रोहित सिनेमा से करीब एक होटल में बैठकर सपना के आने का इंतजार कर रहा था। चाचा ने घर आकर रोहित की पिटाई की तो उसने कहा, चाचा मैं मजबूर था। सपना ताई कहती थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे माँ और बहनों की झूठी शिकायतें तुम्हारे ताऊ जी को लिख भेजूंगी। वो तुम सबको घर से निकाल देंगे और खर्चा भी बंद कर देंगे। तब तुम क्या करोगे? तभी मैंने उस मामले को माँ से छुपा कर रखा। ये ताई जी अपने पुराने चाहने वाले से मिलती है। बहरहाल मंझले चाचा ने ताऊ जी को पूरी दास्तान लिखकर आगाह कर दिया। उन्होंने विदेश से ही सपना ताई को तलाक के कागजात भिजवा दिए, मगर हमको रोहित की बेवकूफ़ी की सज़ा मिली। उन्होंने माँ को भी उस खेल में शामिल समझा। हमसे इस कदर बददिल हो गए कि हमारा खर्चा बंद कर दिया। ताऊ जी और मंझले चाचा ने माँ से कहा कि अगर रोहित यहाँ रहेगा तो तुम सब भी घर छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना इसको इसके बाप के पास जाने को कहो। आखिरकार उसका भी तो कुछ फर्ज है, ये अपनी औलाद का खर्च उठाए। अब माँ ने दिल पर पत्थर रखकर रोहित को उसके बाप के पास चले जाने को कहा और चाचा ने रोहित को पता बता दिया जहाँ मेरे बाबा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। रोहित वहाँ पहुँचा तो बाबा ना मिले, क्योंकि वो तो काफ़ी साल पहले वहाँ से चले गए थे। अलबत्ता मोहल्ले वालों ने बताया कि जिस लड़की को भागकर उसके साथ शादी करके यहाँ लाए थे, उसके माँ बाप और भाई ने आखिरकार यहाँ का पता लगा लिया और वो अपनी लड़की को ले गए और तुम्हारे बाबा को अधमरा करके डाल गए। बाद में उस लड़की ने भी अदालत में अपनी माँ बाप और भाइयों के हक में बयान दिया कि इस व्यक्ति ने मुझे बहला फुसला कर अगवा किया था और ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर किया। वो अपने माँ बाप की तरफ से हो गई और तुम्हारे बाबा को जेल हो गई। वो अब जेल में है। रोहित ये सुनकर हमारी तरफ भी ना लौटा, ना जाने किधर निकल गया। यूँ हमारे बाबा के किए की सज़ा हमको मिली और आज तक मिल रही है। हमारे हिस्से का जायदाद मंझले चाचा ने खरीद ली और हमको उस रकम से दूसरी जगह मकान खरीद कर दे दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से आज ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद नौकरी कर ली और अपनी माँ और बहनों की हालात का बोझ उठा लिया। माँ आज भी रोहित भाई का इंतज़ार करती है और बस हर वक्त यही कहती है कि ईश्वर किसी भी लड़की को ऐसा पति ना दे और ना ही ऐसा बाप दे जिसको अपनी औलाद का एहसास तक ना हो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।